जब परदेस में शाम ढलती है तो वो वक्त सिर्फ सुकून नहीं लाता है। वो कई बार ऐसी खबरें भी साथ ले आता है जो इंसान को अंदर से चूर चूर कर देती है। मैं भी उसी शाम दुबई के उस कैंप में लौटा था। हड्डियां तोड़ देने वाली मेहनत के बाद सीमेंट और रेत की धूल मेरे बालों, भौहों और सांसों में जम चुकी थी। पसीने से भीगे कपड़े जिस्म से चिपके थे और हर सांस बोझ बनकर उतर रही थी। मगर इस थकान के बीच भी मेरी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। अनम, मेरी बीवी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी का सब कुछ, वही उम्मीद हर रोज इस जिंदगी को झेलने की ताकत देती थी। मैं नहाने गया तो ठंडा पानी जिस्म पर गिरते ही आंखें बंद हो गईं और सामने अनम का चेहरा उभर आया। वही मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें आंसू भरे थे। जब वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थी, वो बार बार आंचल से अपना चेहरा छुपा रही थी ताकि मैं उसका टूटता दिल न देख लूं। उसी याद में डूबा था कि अचानक माँ का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी और रोते रोते बस इतना कहा कि परवेज, तेरी बीवी भाग गई है। उस एक वाक्य ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। माँ की हर बात हथौड़े की तरह सिर पर पड़ रही थी। मैं सदमे में था, होशो हवास खो चुका था। माँ ने कहा, अब तू घर आ जा, दूसरी शादी कर ले। और मैं माँ की बात टाल न सका। टूटे हुए दिल और बुझी आंखों के साथ गांव लौट आया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोलक, रिश्तेदार, हंसी, सब कुछ था। बस मेरे अंदर अब कुछ मर चुका था। फिर वो पल आया, निकाह का वक्त। तब अचानक दरवाजे पर एक फकीरनी आ गई, मेले कपड़े, बिखरे हुए बाल, और अगले ही पल उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। पूरा घर सुन रह गया। माँ चीख पड़ी, अरे इस पागल को बाहर निकालो। किसी ने उसका दुपट्टा चेहरे पर खींच दिया, मगर तभी किसी ने कहा कि नहीं, इसका मुंह देखो। जैसे ही दुपट्टा हटाया गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल ने मानो धड़कना ही छोड़ दिया। मैं वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया, क्योंकि वो फकीरनी कोई और नहीं थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मुझे आज भी साफ याद है वो पल, जब एयरपोर्ट की भीड़ में मैंने झुककर अनम के कान में बहुत हल्की आवाज में कहा था, अरे पगली, रो मत। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कमा सकूं जिसकी तुम हकदार हो। ये जुदाई बस कुछ वक्त की है, हमारी खुशियां कहीं नहीं जाएंगी। और अनम, उसने भीगे हुए लहजे में कांपती आवाज के साथ बस इतना कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए परवेज, बस आप सही सलामत रहिए और जल्दी लौट आइए। आपके बिना ये गांव मुझे काट खाने को दौड़ता है। उसकी वो बात आज भी मेरे दिल में किसी खंजर की तरह धसी हुई है। नहाने के बाद मैं अपने उस छोटे से कमरे में आया जिसे मैं 5 और मजदूरों के साथ शेयर करता था। कोई अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा था तो कोई चूल्हे पर खाना चढ़ाए बैठा था। कमरे में काफी शोर था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं सीधे अपने बेड पर गया और तकिए के नीचे से वो तस्वीर निकाल ली, अनम की तस्वीर। वो तस्वीर मेरी पूरी दुनिया थी। जब काम के बीच मालिक की डांट कानों में गूंजने लगती, जब तपती धूप में हिम्मत जवाब देने लगती, तो मैं बस चुपचाप उसी तस्वीर को देख लेता, उसकी आंखों में झांकता और दुनिया से कुछ देर के लिए कट जाता। उसी में मेरा सुकून था, मेरी ताकत थी। आज अनम से बात किए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। पिछले 2 दिन ओवरटाइम की वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर पाया था। दिल के अंदर एक बेचैनी सी घूम रही थी कि बस किसी तरह उसकी आवाज़ सुन लूं, वो आवाज़ जो मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। मैंने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला। अनम का लास्ट सीन 2 दिन पुराना ही दिखा। ये देखकर मेरे माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। दिल ने फौरन बहाने धर लिए, शायद गांव में इंटरनेट नहीं होगा या बिजली चली गई होगी। मैंने खुद को इन्हीं ख्यालों से तसल्ली दी और उसे मैसेज टाइप करने लगा। अभी मैं लिख ही रहा था कि अचानक फ़ोन की स्क्रीन जगमगा उठी। एक कॉल आ रही थी। एक पल के लिए मेरी धड़कन रुक सी गई। दिल ने सोचा शायद अनम है, मगर नहीं, स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उस वक्त माँ का फ़ोन आना सुकून नहीं बल्कि किसी अनहोनी की घंटी लगा था। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल उमड़ पड़े थे। क्या गांव में कोई बड़ी परेशानी हो गई है? क्या पापा को दिल का दौरा पड़ गया? या ऊपर वाला न करे कि अनम बीमार हो गई हो? मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता हो। मैंने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। हेलो माँ। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी, लड़खड़ाती हुई और डरी हुई। पर उधर से फ़ोन पर कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़। ऐसी आवाज़ जिसने मेरे ख्वाबों की नींव हिला दी। मेरा खून जैसे जम गया था।
माँ बोलो तो सही, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी जान निकल रही है यहाँ। मैं लगभग चीख पड़ा। कमरे में बैठे मेरे रूममेट चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ माँ ने उस दर्द के साथ बोलना शुरू किया जो शायद सिर्फ एक टूटी हुई माँ ही पैदा कर सकती है। हम लुट गए हैं परवेज, बर्बाद हो गए। तेरी कमाई, तेरी इज्जत, तेरा घर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया बेटा। उस एक एक शब्द के साथ मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हुआ हूँ वो सच में मौजूद है या मैं किसी भयानक ख्वाब में फंस चुका हूँ। माँ प्लीज पहेलियां मत बुझाइए और साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। मेरी आवाज घबराहट से कांप रही थी। घर में चोरी हो गई है क्या? ये सवाल मेरे मुंह से निकला ही था कि दूसरी तरफ से मम्मी ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। हाँ बेटा, चोरी तो हुई है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दिल को थोड़ी राहत मिलेगी, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने जो कहा उसने मेरी सांसें छीन ली। लेकिन ये चोरी किसी बाहर वाले चोर ने नहीं की, ये धोखा उसने दिया है जिसे तूने पलकों पर बिठाकर रखा था। ये सुनना था कि मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। तेरी वही लाडली बीवी अनम। मम्मी की आवाज और भारी हो गई। जिसे तू इतना पाक साफ समझता था वो कल रात अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है परवेज। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। कमरे की दीवारें घूमने लगी, छत जैसे नीचे खिसक आई हो। दिमाग इन शब्दों को मानने से साफ इनकार कर रहा था। वो अनम जिसने शादी की पहली रात मुझे कितना यकीन दिलाया था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो अनम जिसने वफादारी की कसम खाई थी। वो अनम जो कभी नजर उठाकर किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? नहीं, ये झूठ है। मैं पागलों की तरह चिल्ला पड़ा। माँ, ये बकवास है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनम ऐसी नहीं है। वो तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती। वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है फिर? मेरा लहजा माँ की इज्जत से भी आगे निकल गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मेरे प्यार को सरेआम रौंदा जा रहा हो। माँ ये सब समझ रही थी। वो जानती थी कि अब आधा सच नहीं चलेगा। रोते हुए उन्होंने कहा, अरे मैं तेरी माँ हूँ परवेज, मैंने तुझे जना है। क्या मैं तेरे सामने झूठ बोल सकती हूँ? उनकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द पत्थर जैसे थे। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से सब देखा है। रात के पिछले पहर जब कुत्ते भौंक रहे थे, मेरी अचानक नींद खुल गई। मैंने देखा वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मेरे हाथ सुन पड़ चुके थे। एक लड़का बाहर मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। मम्मी बोलती रही। मैंने आवाज दी, उसके पीछे भागी, पर मैं गिर गई। मेरे घुटने भी छिल गए थे। ये कहते कहते उन्होंने एक पल को सांस ली, फिर बोली, परवेज। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वो बेशर्म चली गई। और फिर वो आखिरी बार। और सुन बेटा, वो खाली हाथ नहीं गई। तेरे भेजे हुए सारे जेवर, वो सोने के कंगन, अलमारी में रखे 50,000 रुपए, सब कुछ समेट कर ले गई। मम्मी की आवाज टूट गई। उसने हमें कंगाल कर दिया है परवेज। उस लम्हे मुझे लगा जैसे परदेश की इस रात में मैं जिंदा खड़ा हूँ, लेकिन अंदर से सब कुछ मर चुका है। माँ की ये बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। एक के बाद एक वार, बिना रुके, बिना रहम के। जेवर और पैसों का दुख मुझे नहीं था, वो तो फिर भी चीजें थीं। असली दर्द इस बात का था कि मैंने अनम पर कितना अंधा भरोसा किया था। ऐसा भरोसा जिसमें आदमी खुद को भी भूल जाता है। मैंने उसी भरोसे में अपनी माँ से झगड़ा किया, अपने आप से लड़ा, बहन भाइयों तक के रिश्ते खराब कर दिए। मुझे याद आया शादी से पहले माँ ने कितनी बार मुझे समझाया था कि बेटा, गरीब घर की लड़कियां वफादार नहीं होती, उनकी नज़र हमेशा ऊंची होती है, मौका मिलते ही उड़ जाती हैं। और मैंने कितने यकीन से कहा था कि नहीं माँ, अनम हीरे जैसी लड़की है। और आज वही बाट, वही डर सच बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ था। मेरा भरम चकनाचूर हो रहा था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद मजबूरी में इंसान झूठ को भी सच मान लेना चाहता है। कांपती हुई आवाज में मैंने कहा, माँ, हो सकता है वो मायके गई हो, शायद कोई इमरजेंसी आ गई हो। लेकिन माँ ने उस उम्मीद का गला उसी वक्त घोट दिया। अरे अकल के अंधे, मायके वाले तो सुबह खुद हमारे घर पर आकर हमारा गिरेबान पकड़ रहे थे। माँ लगभग चीख पड़ी। वो लोग कह रहे थे कि तुमने हमारी बेटी को गायब कर दिया, वो भी ड्रामा ही कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सभी मिले हुए हैं। हर एक शब्द जहर बनकर मेरे अंदर उतर रहा था। मैंने अनम के नंबर पर सैकड़ों कॉल किए।
माँ बोली नंबर बस बंद ही जा रहा है। अगर वो सच्ची होती तो फोन उठा लेती ना, और अगर मायके जाती तो जेवर और नकद पैसे चोरी करके क्यों ले जाती। फिर एक पल रुककर उन्होंने वो बात कही जिसने मुझे अंदर से जला दिया। मैं तो पहले से ही कहती थी कि तेरी गैर मौजूदगी में वो छत पर खड़ी होकर घंटों फोन पर किसी से बात करती रहती थी। मुझे लगता था कि तुझसे बात करती होगी, पर अब समझ आया कि मैं बहू के रूप में सांप को दूध पिला रही थी, जो हमें ही डस के चली गई। मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। अयम का फोन सच में बंद था। उसका लास्ट सीन 2 दिन पुराना था। मतलब वो 2 दिन से सब प्लान कर रही थी। तो क्या वो सारी बातें झूठी थी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कब आएंगे परवेज? ये सब मगरमच्छ के आंसू थे क्या? मेरी आंखों के सामने मेरी मेहनत घूमने लगी। 50 डिग्री की तपती धूप, भारी पत्थर उठाते हाथ, पेट काटकर जोड़ा हुआ एक एक रुपया, सिर्फ इसीलिए कि अनम के लिए बालियां ला सकूं, उसके लिए अच्छा सामान भेज सकूं। मुझे लगा अनम ने जेवर नहीं चुराए, उसने मेरी जिंदगी चुरा ली है। मेरी जवानी, मेरे 2 साल चुरा लिए, जो मैंने परदेश में गल सड़कर बर्बाद कर दिए थे। माँ ने जो शक का जहर मेरे कानों में डाला था, वो अब मेरे खून में उतर चुका था। प्यार धीरे धीरे वो नफरत में बदलने लगा। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, हद से ज्यादा गुस्सा, और काबू से बाहर। एक पल को मेरा जी चाहा कि सामने होती तो मैं उसका अभी गला दबा देता। मैंने बेड पर रखी अनम की तस्वीर उठाई और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा दिल किरची किरची हो चुका था। कमरे में मौजूद साथी भी सुन रह गए। मैं घुटनों के बल बैठ गया और फिर मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया अनम? मैं पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। क्या कोई कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तो तुम्हें रानी बनाकर रखा था ना। फोन पर माँ की आवाज अब भी आ रही थी। हर शब्द एक नया जज्बाती वार बनकर मेरे सीने में धस रहा था। बेटा, तेरे पापा का हाल बहुत बुरा है। माँ की आवाज रोते रोते टूट रही थी। वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। पूरा गांव बातें कर रहा है। सब कह रहे हैं कि परवेज की बीवी भाग गई है। हमारी तो नाक ही कट गई। परवेज लोग ताने मार रहे हैं कि परदेसी अपनी बीवी तक को संभाल नहीं सका। माँ का हर शब्द मेरे सीने में कील बनकर गल रहा था। माँ ने आगे कहा, अब अगर तू चाहता है कि तेरे बाप की जान बची रहे, अगर खानदान की इज्जत बचानी है तो फौरन वापस आ जा। मेरे मुंह से बस एक ही सवाल निकला, वो भी रोते हुए कि माँ, मैं आकर अब क्या करूँगा? किस मुंह से गाँव आऊँगा? सब मुझ पर हंसेंगे। उस पल माँ ने फोन पर जैसे अपना असली इरादा फेंक दिया हो। उनकी आवाज में अब आंसू कम और फैसला ज्यादा था। नहीं, कोई नहीं हंसेगा। उन्होंने सख्ती से कहा कि हमने सब कुछ तय कर लिया है। तेरी दूसरी शादी कर देंगे इल्मा से। वही इल्मा जिसका रिश्ता मैं पहले भी बता चुकी थी। बहुत अच्छी बच्ची है, वो हमारा घर संभाल लेगी। मैं चुप था। उस वक्त मैं सांस तक लेना भूल गया था। माँ बस बोलती रही, जब नई दुल्हन इस घर में आएगी तो लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। सब लोग कहेंगे कि देखो, परवेज ने उस बद किरदार को जूते की नोक पर रखकर नई जिंदगी शुरू कर ली। एक पल रुककर उन्होंने वो बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। यही एक रास्ता है खानदान की इज्जत को बचाने का, वरना वरना हम सब जहर खा लेंगे परवेज। उस वक्त मेरा दिमाग किसी वीरान मैदान की तरह हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है, गलत या प्यार, भरोसा, वफादारी। ये सब शब्द अब मुझे गालियों जैसे लग रहे थे। मुझे लगने लगा कि शायद माँ ठीक ही कह रही है। अनम ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब अगर मैं चुप रहा तो दुनिया मुझे और ज्यादा कुचल देगी। पर अजीब बात तो ये थी कि अब मुझे अनम के जाने का गम नहीं हो रहा था। इंतकाम की आग ने मेरे आंसू सुखा दिए थे। दिल पत्थर बन चुका था। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ, कल की ही फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ। फिर फोन कट गया और परदेश की उस रात में मैंने महसूस किया कि मैं परवेज अब वो नहीं रहा जो कभी प्यार के नाम पर सब कुछ लुटा देने को तैयार रहता था। मैं अब गांव आकर साबित करूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने सख्त आवाज में कहा था, आप शादी की तैयारी करो। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और फोन बंद होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हुई हों। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर आंखें बंद करते ही दिमाग में एक फिल्म चलने लगी, बीते हुए वक्त की फिल्म। अनम को पहली बार देखना, उसकी वो हल्की सी मुस्कुराहट, उसके हाथों की बनी चाय, हर याद अब सुई बनकर दिल में चुभ रही थी। मैं खुद से पूछ रहा था कि भला कोई इंसान इतना बड़ा एक्टर कैसे हो सकता है?
क्या वो सब कुछ सिर्फ ड्रामा था? क्या वो मासूमियत बस एक जाल थी जो उसने मेरे लिए ओढ़ रखा था? ऐसे ही रात गुजरती जा रही थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कभी मैं उठकर बैठ जाता, कभी कमरे में टहलने लग जाता। मेरा दिल चाहता था कि मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं और सीधे गांव पहुंच जाऊं और अनम को ढूंढकर उससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर माँ के शब्द कानों में गूंजने लगते थे। वो शब्द मेरे जो दिमाग को और ज्यादा उलझा रहे थे। एक मर्द के लिए इससे बड़ा दर्द भला और क्या हो सकता है कि उसकी बीवी किसी और की हो जाए। जब सुबह की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से झांकने लगी, मैं अपना बैग समेटने लगा। तभी मेरे हाथ में एक छोटा सा डिब्बा आ गया, वही डिब्बा जिसमें मैंने अनम के लिए सोने का सेट बनवा कर रखा था, एक सरप्राइज जो मैं उसे दिल से देने वाला था। मैंने बहुत नफरत से उस डब्बे को खोला। सोने की चमक ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया था। एक पल को जी चाहा कि सब कुछ उठाकर फेंक दूं, मगर नहीं, मैंने उसे बैग के सबसे नीचे दबा दिया। शायद इसीलिए कि ये सेट मुझे जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि कभी औरत पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर एयरपोर्ट जाते वक्त टैक्सी की खिड़की से मैं बाहर ही देखता रहा। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें जैसे मुझे चिढ़ा रही हों। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं खाली हाथ नहीं लौट रहा हूँ। मैं अपने साथ एक टूटा हुआ दिल और बिखरे हुए सपने लेकर जा रहा था। मैं वही परदेसी था जो घर बसाने के सपने लेकर आया था और आज अपना बसा बसाया हुआ सब कुछ उजड़ा देकर लौट रहा था। मगर मुझे क्या पता था कि जिस सच को मैं अपनी आंखों का धोखा समझ रहा हूँ और जिसे माँ की ममता मानकर मान बैठा हूँ, वो दरअसल एक खौफनाक साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद मेरी अपनी ही माँ ने रखी है। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गांव में मेरा इंतजार शादी का नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी के सबसे डरावने इम्तिहान का है, जहां हर कदम पर झूठ के कांटे बिछे होंगे और सच्चाई किसी गहरे कुएं में कैद होकर सिसकियां ले रही होगी। फिर जब जहाज ने उड़ान भरी और जमीन धीरे धीरे मेरी आंखों से नीचे सरकने लगी, तो मैंने खुद से एक वादा कर लिया। अब मैं वो परवेज नहीं रहा हूँ जो प्यार पर यकीन करता था। अब मैं वो परवेज बन गया हूँ जो अपनी रुसवाई का बदला लेगा, अपनी बेइज्जती का और अपनी बर्बादी का। दिल के किसी कोने में कुछ टूट चुका था और उसकी जगह एक सख्त सी चुप्पी ने ले ली थी। फिर जैसे ही जहाज के पहिए रनवे से टकराए, एक जोरदार झटका महसूस हुआ। मगर ये झटका उस भूकंप के सामने कुछ भी नहीं था जो पिछले 24 घंटों से मेरे अंदर मचा हुआ था। वो तूफान जो न दिखाई देता था न थमता था, बस अंदर ही अंदर सब कुछ उजाड़ रहा था। इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा होकर मैंने अपने आसपास देखा। हर चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी चमक रही थी। कोई अपने बच्चों के लिए खिलौने संभाल रहा था, कोई अपनी बीवी के लिए लाई हुई चूड़ियां बार बार देख रहा था, जैसे डर हो कि कहीं खो ना जाए। और मेरे हाथ खाली थे, आंखों में वीरानी थी। दिल चाहता था कि यहीं से पलट जाऊं, वापस उसी परदेस की भीड़ में गुम हो जाऊं, क्योंकि जिस घर की तरफ मैं जा रहा था, वहां अब सुकून नहीं, सिर्फ बेइज्जती और रुसवाई ही मेरा इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही टैक्सी ड्राइवरों की भीड़ मुझ पर टूट पड़ी। कोई हाथ खींच रहा था, कोई आवाज लगा रहा था, और मैं चुपचाप किसी तरह एक टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर को गांव का नाम बता दिया। रास्ते भर टैक्सी के रेडियो पर चलने वाले पुराने गाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। हर शब्द, हर धुन जैसे मेरे टूटे दिल का मजाक उड़ा रही हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क के किनारे भागते पेड़, वही रास्ता था। यही वो रास्ता था जिससे मैं पहले गुजरता था तो खुशी से फूला नहीं समाता था। दिल में बस एक ही ख्याल रहता था, अब बस गांव आएगा, मैं घर जाऊंगा और अनम शर्माते हुए मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आएगी। उसकी आंखें झुकी होंगी, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान होगी। लेकिन आज आज वही रास्ता मुझे आग की तरह दिखाई दे रहा था। हर मोड़ डरावना लग रहा था, हर किलोमीटर दिल पर बोझ बनता जा रहा था। मुझे ये सफर सदियों जैसा लंबा लग रहा था, जैसे वक्त मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो, धीरे धीरे मुझे उस सच की तरफ धकेल रहा हो जिससे मैं भागना चाहता था, मगर जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही जब टैक्सी हमारे गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ी, तो धूल का एक बादल उठ गया। वो धूल मेरे बीते हुए लम्हे के धुंधले पर्दों को और भी साफ साफ सामने ला रही थी। हर याद, हर खुशी, हर भरोसा, सब कुछ धुंध में घुलता जा रहा था। गांव के चौपाल में हुक्का पीते हुए बुजुर्गों ने हमारी टैक्सी को देखा और उनकी गर्दनें एकदम मुड़ गईं, मगर उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। सिर्फ एक अजीब सा ताना दिख रहा था, जैसे
मैं कोई मुजरिम हूँ जिसको कटघरे में लाया गया हो। मैं नजरें झुका गया और अंदर ही अंदर महसूस किया कि हाँ, शायद मैं वही अपराधी हूँ जो इस गांव की हवा को भी शर्मिंदा कर देगा। टैक्सी घर के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर रुकी। दिल सीने की पसलियों से टकराने लगा। फिर मैंने टैक्सी वाले को किराया दिया और अपने हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर सामने आया, उसने मेरी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। बैठक में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई थीं और चारपाई पर माँ लेटी हुई थी, सिर पर पट्टी रखी थी और वो दर्द से कर्राह रही थी। पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, माँ ने एक तेज चीख मारी और चरपाई से लड़खड़ाती हुई उठी। आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरा बर्बाद शहजादा। वो दौड़कर मेरे गले लग गई, फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वहां खड़ी औरतें भी अफसोस में सर हिला रही थी, हल्की आवाज में कहती कि बेचारा कितना कमजोर हो गया, इसने परदेश में कितना खून पसीना बहाया, कितनी मेहनत की और बदले में क्या मिला? बीवी की बेवफाई। मैं जैसे फर्श पर गिर गया। हर बात मेरे लिए शीशे की तरह चुभ रही थी। माँ ने मेरा चेहरा हाथों में लेकर चूमा। देख बेटा, तेरे जाने के बाद इस डायन ने हमारा क्या हाल कर दिया। तेरे बूढ़े बाप को देख, शर्म के मारे वो बैठक से बाहर भी नहीं निकल रहे। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी आंखें बैठक में घूम रही थी, कहीं उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं थी। वो घर जो कभी खुशी की हंसी और चूड़ियों की खनक से गूंजता था, अब डरावना और खामोश लग रहा था। माँ मुझे खींचते हुए कमरे में ले गई, वही कमरा जिसे हमने अनम के साथ बड़े शौक से सजाया था। अब वो उजड़ा हुआ था। अलमारी के दरवाजे खुले हुए, कपड़े बिखरे हुए और जमीन पर टूटी हुई चूड़ियां भी पड़ी थीं। तब उन्होंने जानबूझकर ये मंजर वैसा ही रहने दिया ताकि मेरे दिल में नफरत की आग भड़क सके। देख बेटा, इसकी करतूतें जाते जाते सब कुछ तहस नहस कर गई। मैंने तुझे कहा था ना कि इस कमरे में मत जाना, यहाँ इसकी मनहूस यादें हैं। उनकी आवाज़ में मगरमच्छ के आंसू बह रहे थे। मैं अलमारी की तरफ बढ़ा, वो दरवाज़ा खोला जहाँ मैं अपनी और अनम की तस्वीरें रखता था। सब कुछ चला गया था, सिर्फ धूल और खालीपन था। अब वो अपनी निशानियां भी ले गई है ताकि अपने आशिक को दिखाकर हंस सके। माँ की ये ताना देने वाली आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे घुटनों में जैसे जान नहीं रही। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, अपना सर घुटनों में छुपा लिया और मेरी दुनिया एकदम खामोश हो गई। उस लम्हे मुझे खुद से ही नफरत महसूस होने लगी, अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, एक ऐसी औरत के लिए मर रहा था जिसने मेरे जज्बातों का सौदा कर लिया, जिसे मेरे प्यार की कद्र ही नहीं थी। रात गहरी होती चली गई, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। मैं घर की बैठक में बैठा था, खाली निगाहों से अंधेरे को घूरते हुए। तभी माँ मेरे पास आई, उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने वो गिलास मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि ले बेटा, पी ले। सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे खुद को क्यों मार रहा है? उसके चक्कर में तू जिंदा लाश बनता जा रहा है। मैंने गिलास की तरफ देखा, फिर खाली आवाज में कहा कि माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो उसे कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। फिर भी माँ ने बीच में ही बात काट दी। यही तो तेरी गलती थी बेटा। उनका लहजा अचानक सख्त हो गया। औरत को जूते की नोक पर रखना चाहिए और तूने उसे सर पर बिठा रखा था। वो गरीब घर की भूखी नंगी लड़की थी, दौलत देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया, ऊपर से जवानी का जोर अलग, और तेरी गैर मौजूदगी में उसे पूरी आज़ादी मिल गई। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। हर शब्द मेरे अंदर उतरता जा रहा था, जैसे जहर रग रग में घुल रहा हो। माँ आगे बोलती रही। मैंने कई बार उसे छत पर खड़े होकर इशारे करते हुए भी देखा था। फोन पर घंटों घंटों बातें करती, पर मैं चुप रही ताकि तेरा घर न टूटे। तुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी, अपने असली रंग दिखाएगी। मेरे अंदर कुछ टूटता चला गया, मगर मैं कुछ बोला नहीं, बस खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। तभी बैठक के दूसरे कोने से, जहां जानवरों के भूसे का कोठरी जैसा कमरा था, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। मैं एकदम से चौंक गया। ये आवाज कैसी है माँ? मैंने हैरानी से अंधेरे की तरफ देखा, मगर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। माँ ने फौरन बात संभाल ली। अरे कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जल्दी से कहा, शायद बिल्ली होगी या हवा से पुराना टीन का दरवाजा हिल गया होगा। तू इन बातों पर ध्यान मत दे। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी माँ। मुझे अजीब लग रहा है, जैसे वहां कोई। मैं उठने ही वाला था कि माँ ने झट से मेरी बाह पकड़ ली। उनकी पकड़ में अजीब सी सख्ती थी। बैठ जा परवेज,
उनका लहजा सख्त हो गया। सदमे की वजह से तेरा दिमाग भी चल गया है। वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय कबाड़ और चूहों के। चल बैठ जा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बैठा दिया। फिर मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में बोली कि मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। और उस पल मुझे क्या पता था कि उस अंधेरे कोने में छुपी सच्चाई मेरी जिंदगी को एक बार फिर उलट पुलट देने वाली है। मैं माँ के दबाव में बैठा था, मगर मेरी निगाहें बार बार उस अंधेरे कोने की तरफ उठ रही थी। वहाँ एक भारी ताला लटक रहा था और हर बार उसकी तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठ जाता था। पर माँ ने फौरन कहा, देख बेटा, जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। तेरे बाप और मैंने फैसला किया है कि परसों तेरी शादी इल्मा से कर देंगे। मैंने तड़प कर माँ की तरफ देखा। माँ, अभी तो मेरे जख्म भी नहीं भरे, तुम शादी की बात कर रही हो। मेरा दिल मर चुका है। मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता हूँ। अब माँ की आवाज में सख्ती थी, पर हर शब्द मेरे मर्दाना ईगो पर वार कर रहा था। सब बातें बना रहे हैं जो हम सुनते रहे कि परवेज में कोई मर्दानगी की कमी होगी, तभी तो उसकी बीवी छोड़कर भाग गई। यही लोग कहते हैं, यही बात है। मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें जमीन पर जमा ली। तब माँ ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा कि हाँ बेटा, और क्या, अगर तूने शादी नहीं की तो यही समाज तुझे दोषी मान लेगा। और इल्मा तो मेरी अपनी है, सलीकेमंद है, खूबसूरत भी है। वो तेरा ख्याल रखेगी और इस कलंक को भी धोकर हटा देगी जो अनम ने तेरे ऊपर लगा दिया है। तुझे मेरी कसम, मना मत करना, वरना मैं यही जहर खा लूंगी। मैं पहले ही टूट चुका परवेज, माँ की कसम और समाज के तानों के सामने बेजान हो गया। बस मैंने खामोशी से कहा, जो तुम चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के चेहरे पर एक चट्टान जैसी मुस्कान आ गई और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन से घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मेरे लिए तैयारी किसी मौत की तैयारी जैसी थी। हर कोना सजाया जा रहा था, खाना पक रहा था, रिश्तेदार जमा होने लगे थे। घर में चारों तरफ जश्न का माहौल था, पर मेरे अंदर सिर्फ वीरानी और गुस्सा भरा हुआ था। और इल्मा, वो लड़की जो शर्माती हुई घर में घूम रही थी, वो सादा सी लड़की, शायद उसे पूरी हकीकत का पता नहीं था, या फिर वो भी इस साजिश का हिस्सा बनी हुई थी। मैं बैठक में पत्थर बना बैठा रहता। लोग आते, मुझे बधाइयाँ देते, मेरे कंधे को थपथपाते और मैं बस सिर हिला देता। मेरे कानों में ढोल की थाप, किसी खुशी की आवाज़ नहीं लग रही थी। हर रस्म, हर हंसी मुझे अंदर से और खोखला कर रही थी। फिर हल्दी की रात आई। जब मेरे हाथ के पोरवों में मेहंदी लगाई जा रही थी तो अचानक अनम की मेहंदी आंखों के सामने घूम गई। मुझे याद आया, उसने कितने शौक से अपने हाथ पर मेरे नाम का पहला लेटर लिखवाया था। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, अब ये हाथ हमेशा तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। वो याद आते ही मेरा दम घुटने लगा, दिल जैसे सीने में फटने को हो। मैं रस्म अधूरी छोड़कर उठ गया। किसी को कुछ कहे बिना सीधा छत पर चला आया। छत पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे आंगन से औरतों के गीतों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाजें अब मुझे चुभ रही थी। मैंने रेलिंग पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा। अनम, अगर तुम बेवफा थी तो इतना प्यार दिखाने का नाटक क्यों किया? और अगर तुम सच्ची थी तो मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ गई? मेरी आंखों से आंसू टपककर रेलिंग पर गिर पड़े। तभी वही आवाज, इस बार और साफ। ये आवाज छत के पिछले हिस्से से नीचे की तरफ से आ रही थी, बिल्कुल उसी कोठरी से जिसे हमने कबाड़ खाना बना रखा था। अब ये किसी जानवर की आवाज नहीं लग रही थी, ये रोने की आवाज थी, दबी हुई, घुटी हुई, जैसे किसी का मुंह जबरदस्ती बंद किया गया हो। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने नीचे झांक कर देखा। कोठरी की छत टीन की थी और उसमें एक छोटा सा रोशनदान खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, मगर आवाज साफ वहीं से आ रही थी। कौन है ये? ये सवाल मेरे होठों तक नहीं आया, बस दिल में गूंजता रह गया। क्या कोई जानवर है या फिर? मैं नीचे जाने के लिए मुड़ा ही था कि सीढ़ियों पर माँ खड़ी दिखाई दी। उनके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। यहाँ क्या कर रहा है अकेले? उनकी आवाज़ सख्त थी। नीचे सब मेहमान बुला रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, माँ, इस कोठरी में कौन है? मुझे रोने की आवाज़ आई है, मगर वो भी बहुत पक्की खिलाड़ी थी। उन्होंने फौरन हंसकर बात टाल दी। अरे पगले, मैंने कहा ना तुझे, वहाँ कुछ भी नहीं है। बस एक पुरानी बकरी बंधी हुई है, बीमार है बेचारी, इसलिए आवाज़ कर रही होगी। कल उसे भिजवा दूंगी। फिर उन्होंने मेरी बाह पकड़कर कहा कि चल नीचे, दूल्हा होकर छत पर ऐसे घूमेगा तो नजर लग जाएगी। मैं उनके साथ नीचे तो चल पड़ा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो आवाज़ अब भी गूंज रही थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की दस्तक थी जो बहुत जल्द मेरी पूरी दुनिया को उलट देने वाली थी। मैं माँ की बात तो मान गया, लेकिन दिल में एक कांटा चुभ रहा था। बकरी के रोने और इंसान के रोने में फ़र्क होता है, और मैं ये फ़र्क बहुत अच्छे से जानता था। फिर भी माँ पर शक करना मेरे लिए नामुमकिन था। नीचे आया तो मेरी नज़र बार बार उसी कोठरी पर अटक रही थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, जैसे कोई मेरे लिए कुछ छुपा रहा हो। शादी वाले दिन घर में माहौल किसी मेले के जैसा था। हर तरफ खुशबू, हंसी, गीत और शोर। मेरे हाथ पर मेहंदी, शेरवानी की सजावट, दोस्तों की तैयारियां और शीशे में खुद का अक्स, सब कुछ मुझे अजनबी सा लग रहा था। मैं अब वही परवेज नहीं था जिसकी आंखों में कभी सपने रहते थे। अब मैं बस एक हारा हुआ आदमी था जो अपने हालात से लड़ते लड़ते थक गया था। बैठक में मेहमानों की भीड़ बढ़ रही थी। हर तरफ माँ हुक्म चला रही थी। चेहरे पर जीत और सुकून था। सब कुछ अब उनके मुताबिक हो चुका हो। वो बार बार पीछे की तरफ देखती, फिर मुस्कुरा देती, और मुझे एहसास होता कि सब कुछ उनके इशारे पर चल रहा है। और मैं सिर्फ बैठा था, खामोश, अंदर से उबल रहा था। छत पर मेरी निगाहें अनम की तरफ घूम रही थी। उसके चेहरे, उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी हरकतें, सब कुछ मेरे दिमाग में उभर आता। दिल चीख रहा था, रुक जाओ, ये शादी मत करो। लेकिन मेरी जुबान जैसे तलवे पर चिपक गई हो, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं माँ की तरफ देखता, उनकी आंखों में सख्ती और जीत का भाव होता। मैं सर झुका लेता। मुझे क्या पता था कि जिस दीवार के पीछे मैं बैठा हूँ, उसी घर की पिछली कोठरी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही है। और वो सच जिसे दबाने के लिए तमाशा रचा गया था, अब जंजीरें तोड़ने के लिए बेताब है। शादी का वक्त पास आ रहा था, और उस वक्त के साथ ही वो लम्हा भी आ रहा था जो इस घर की बुनियाद हिला देगा। मैं गहरी सांस लेता हुआ खुद को उस फैसले के हवाले कर गया जो मेरे लिए माँ ने चुना था। लेकिन तकदीर मुझ पर हंस रही थी, क्योंकि मेरे लिए लिखा गया फैसला कुछ और ही था। ऐसा फैसला जो अगले कुछ ही लम्हों में सबके होश उड़ा देगा। जब गांव में शहनाइयां गूंज रही थी और ढोलक की थाप हवा को चीर रही थी, तो सबको लग रहा था जैसे खुशियों का ऐलान हो रहा है। मगर मेरे लिए ये आवाज़ें खुशी नहीं, बल्कि किसी अनजाने सवाल की तरह थी जो बार बार मेरे सीने से टकरा रही थी। रोशनी में नहाया हुआ हमारा घर किसी दुल्हन की तरह सजा था। चारों तरफ हंसी, मुबारकबादें, चमकते कपड़े और मेहमानों की भीड़। सब कुछ ऐसा था जो एक शादी को त्योहार बना देता है। लेकिन इसी सारे हंगामे के बीच स्टेज पर बैठा हुआ मैं, परवेज, एक जिंदा इंसान नहीं, बल्कि किसी बेजान लाश की तरह बैठा था। चेहरे पर बनावटी सुर्खी थी, मगर आंखों में ऐसी वीरानी छाई हुई थी जहां उम्मीद का एक कण भी नजर नहीं ठहर पा रहा था। मौलवी साहब सामने बैठे थे, गवाह अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे। अगरबत्तियां और इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी, मगर मुझे सिर्फ दम घुटने का एहसास हो रहा था। दिल चाहता था कि या तो मैं यहाँ से भाग जाऊं, या जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे सामने बैठे लोग मुझे इंसान नहीं, दरिंदे लग रहे थे, जैसे मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हों। मेरी माँ रेहाना बेगम पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे जंग जीत ली हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, शैतानी, मगर ममता के मुखौटे में छुपी हुई। वो बार बार मेरे पास आकर मेरे माथे को चूम लेती और कहती कि देख बेटा, आज तेरी जिंदगी का नया जन्म है, तू बस पुरानी बातों को भूल जा। मगर मैं क्या भूलता। मेरी हर सांस किसी याद से बंधी हुई थी, और हर याद मुझे अंदर से काट रही थी। मौलवी साहब ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसी पल घर के गेट पर जबरदस्त हंगामा मच गया। शोर इतना तेज और इतना गैर मामूली था कि ढोल की आवाज भी दब गई। स्टेज पर बैठे बैठे मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरी नसों में बिजली दौड़ा दी हो। सारे मेहमानों की गर्दन एक साथ गेट की तरफ मुड़ गई। वहां चौकीदार किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो ताकत आगे बढ़ रही थी वो किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। और फिर मैंने वो आवाज सुनी, मुझे अंदर जाने दो, ऊपर वाले के लिए मुझे मत रोको। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बेबस चीख थी। ऐसी चीख जो इंसान की रूह फाड़ दे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। नजरें अपने आप गेट की तरफ उठ गईं। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मगर इतना जरूर जानता था कि ये शोर किसी की खुशी नहीं, किसी की सच्चाई लेकर आया है। और उसी लम्हे बिना जाने क्यों मेरे अंदर एक डर ने जन्म लिया। ऐसा डर जो फुसफुसा रहा था कि आज जो होने वाला है वो सिर्फ मेरी शादी नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब बदलने वाला है। एक दर्द भरी आवाज आई, इतनी भयानक कि पूरे माहौल में बेचैनी फैल गई। माँ मेहमानों को खिलाने पिलाने में व्यस्त थी, पर जैसे ही वो आवाज उनके कानों में गूंज गई,
हाथ से ट्रे छूट गई और गिलास फर्श पर गिर गया और वो चकनाचूर हो गया। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं देख सकता था, उनकी आंखों में खौफ और पहचान का डर दोनों थे। वो जानती थी कि ये आवाज़ इसी इंसान की है, और जिस इंसान को दबाने के लिए उन्होंने इतनी जुल्म की हद कर दी थी, आज वही आवाज़ सब दीवारें तोड़कर बाहर आ गई थी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि गेट की तरफ एक अजीब औरत दिखाई दी। मैं उसे देखते ही ठिठक गया। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो किसी ढांचे की तरह लग रही थी। कपड़े फटे हुए, तार तार, कीचड़ और खून के धब्बों से सने हुए नंगे पैर और खून से लथपथ वो बुरी तरह लंगड़ाती हुई चल रही थी। पर उसके हर कदम में एक अजीब ताकत थी। चेहरा दुबका हुआ, पहचान छिपी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक आग जल रही थी, एक ऐसा जुनून जो मौत से भी डरता नहीं था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी नाक पर रुमाल दबाए पीछे हटने लगे। बदबू और उसकी मौजूदगी से सब घबरा रहे थे। माँ चीखते हुए आगे बढ़ी, रुको, इस पागल को निकालो यहाँ से, ये शादी खराब करने आई है। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। दो तीन आदमी आगे बढ़े और उस औरत को पकड़ने की कोशिश की। एक आदमी ने उसे धक्का दिया। बेचारी कमजोर औरत जमीन पर गिर गई, पर उसके अंदर जो शक्ति थी वो पहाड़ों जैसी थी। घुटनों के बल गिरकर भी वो फिर से उठ खड़ी हुई, आंखों में आग, दुपट्टे के नीचे छुपा हुआ जुनून। और फिर उसने अपनी बाजू छुड़ाई और पूरी ताकत से चिल्लाई, मुझे अपने पति से मिलने दो, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। उस आवाज ने बिजली की तरह माहौल में गिरते ही सबके शरीर में हलचल मचा दी। मेहमान हैरान रह गए और मैं पसीने में तर हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे और मैं, जो अब तक पत्थर बनकर बैठा हुआ था, उस आवाज ने मेरे मुर्दा वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, मेरा दिमाग चीख रहा था, ये कौन है, ये कैसे यहाँ है और क्यों? हर रस्म, हर शादी का तमाशा अब मेरे लिए बेमतलब था, क्योंकि सामने खड़ी वो औरत बस मेरी दुनिया को हिला देने वाली थी। ये आवाज, चाहे मैं कितना ही टूटा हुआ, कितना ही दर्द में डूबा हुआ क्यों ना रहूं, मेरे कानों के लिए अजनबी नहीं थी। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। दिल ऐसा धड़क रहा था कि जैसे पसलियां टूटकर बाहर निकलने को है। दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था कि ये कौन है। मेरी जुबान से हल्के से ये शब्द निकला और मैं स्टेज से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी वो दौड़कर मेरे सामने आ गई, दीवार की तरह, इतनी ताकत से खड़ी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा, तू नीचे मत जा, माँ चीख रही थी। ये कोई जादूगरनी है, कोई पागल है, पैसे मांगने आई है, पास मत जाना। मैं समझ सकता था कि माँ घबरा रही है, पर मेरी नजरें सिर्फ उसी औरत पर जमी हुई थी। वो भीड़ को चीरती हुई, धक्के खाती हुई, गिरती पड़ती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज, उसकी पुकार, सब कुछ मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। परवेज, परवेज, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं, जीवन की पुकार थी। मैंने माँ का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। तुम कौन हो? मेरी आवाज ऊंची और कांपती हुई थी। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। मेरी आंखों में वही आंखें थी, मेरी आत्मा को हिला देने वाली, वही मासूम, वही टूट चुकी हंसी। वो सब रुकावटें तोड़ते हुए, लंगड़ाते हुए स्टेज तक पहुंच गई और मेरे कदमों में गिर पड़ी। उसके झुलसे जख्मी हाथों ने मेरी शेरवानी के दामन को पकड़ लिया। उसकी बाहें मेरे पाँव से लिपट गईं और उसके होठों से हिचकियों के बीच निकला, मैं हूँ, देखो, उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। तभी माँ पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। छोड़ो मेरे बेटे को मनहूस, छोड़ दे। वो उसके बाल नोच रही थी और जोर से लात मार रही थी, पर वो औरत दर्द और कमजोरी में भी मेरे पैर नहीं छोड़ रही थी। मेरे दिमाग में सब कुछ धुंधले पल बरस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? मैंने माँ को पीछे धकेल दिया और झटके से उसको कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की। मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा पूरा वजूद, सब सिर्फ उसी एक लम्हे में बंध गया। मैंने महसूस किया कि अब कोई भी रस्म, कोई भी डर, कोई भी चीज हमारे बीच में नहीं खड़ी हो सकती। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो कदम खुद ब खुद मेरे आगे बढ़ रहे थे। उसने अपना सर उठाया और जैसे ही दुपट्टा हटाया, मेरा दिल जैसे ठहर गया। भीड़ पूरी तरह सन्नाटे में थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसका चेहरा, जो मेरे लिए कभी चांद की तरह रोशन था, अब जख्मों और धब्बों से भरा था। आंखों में गहरे डार्क सर्कल, गालों पर ताज़ा जलने के निशान, माथे पर सूखी खून की लकीरें, और बाल, जो मैं हर रोज संभालता था, अब बिखरे और झड़ चुके थे। मैं वहां खड़ा हुआ सिर्फ सांस रोककर देख रहा था। मेरी दुनिया, मेरी समझ, सब कुछ धुंधला हो गया था। ये वही थी मेरी अनम, मेरी जिंदगी की रोशनी, और अब ये जिंदा लाश मेरे सामने थी।
उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द इतना गहरा था कि मेरे अंदर की हर धड़कन चुप हो गई। आपने तो कहा था आप मुझे कभी दुख नहीं देंगे, फिर आपने मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया? परवेज, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। उस आवाज ने मेरे कानों में ऐसा धक्का मारा कि मैं लड़खड़ा गया। मेरी नजर माँ की तरफ गई, जो डर में सर झुकाए खड़ी थी, और फिर मेरी नजर पड़ी उसकी जख्मी आंखों, उसके सूखे हाथों, उसकी बुरी तरह जले चेहरे पर। सारा सच अचानक मेरे ऊपर टूट पड़ा। वो कहानी कि वो भाग गई थी, वो चोरी का ड्रामा, शादी का प्लान, सब कुछ झूठ था। बल्कि सच तो ये था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अनम पर जुल्म किए गए थे। उसे कैद किया गया, उसे पीटा गया, उसे रोते हुए मेरी मदद के लिए पुकारने को मजबूर किया गया। मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ फटने लगा। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे छूने की कोशिश की, पर आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। शादी की रोशनी, हंसी खुशी, माँ का वजूद, सब कुछ घूम रहा था। सिर्फ उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। और तभी मैं खुद को खो बैठा, स्टेज पर गिर पड़ा। अंधेरा मेरे चारों ओर फैल गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर बाद ठंडा पानी चेहरे पर पड़ा और कानों में वही आवाज़, होश में आओ, होश में आओ। तब मेरी आंखें खुली। मैं देख सकता था मेरे सर के नीचे उसका हाथ, वही अनम, वही मेरी चांद जैसी रोशनी। लेकिन आज वो बहुत कमज़ोर थी। उसके आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे, गर्म और जलते हुए, जैसे मेरे दिल को भी जलाते हों। मैं परेशान बैठ गया। दिमाग अभी भी नहीं मान रहा था कि सामने जो खड़ा था वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मैंने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छू लिया, उसकी जख्मी गालों को महसूस किया। खून अभी भी ताज़ा बह रहा था। ये सब ये सब क्या है अनम? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मेरी आवाज़ टूट रही थी, इतनी बेबस, इतनी दर्द भरी कि अगर पत्थर दिल होते तो वो भी रो देता। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो आंखें, वही मेरी दुनिया की रोशनी, लेकिन अब वो आंसू दर्द और जख्मों में डूबी थी। मैंने धीरे धीरे उसको गले लगाया। उसका शरीर कांप रहा था। वो इतनी कमजोर थी, इतनी टूटी हुई कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अनम, मेरी अनम, मैं यहाँ हूँ। मेरी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन अंदर से एक ठोस इरादा जाग रहा था। अब मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बाजू पकड़कर अपना सर मेरे कंधे पर रखा। परवेज, मुझे यहाँ से निकलना था। मुझे डर लग रहा था। उसका लहजा टूटता टूटता हिचकियों के बीच मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने उसे अपने अंदर खींच लिया और धीरे धीरे कहा कि अब सब खत्म हो गया। अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। उसने मेरी छाती पर सर रखा और धीरे धीरे रोना बंद किया। मैंने देखा कि उसका शरीर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। जितना भी दर्द था, जितनी भी बेरहमी की रातें उसने देखी थी, वो सब अब मेरे सामने सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैंने अपने हाथ उसके जख्मों पर रखे। ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ, ये सब मैं देख रहा हूँ। मैं अब किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जो भी लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार बहुत समय के बाद हल्की मुस्कान दिखाई दी। परवेज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना डराया। मैंने सर हिलाया। डर डर तो मैंने तुम्हारे बिना महसूस किया था, लेकिन अब मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि भीड़ में मौजूद लोग, मेहमान, रिश्तेदार, माँ, सब हमारे पास खड़े हैं। वो सब चौंक गए, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ देखा और अपने कदम पीछे नहीं हटाए। आज मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, अनम की सुरक्षा और हमारी जिंदगी का सच। उस दिन मैंने सबको दिखा दिया कि मेरी अनम मेरे लिए कितनी कीमती है, और उसके बाद मैंने पहली बार महसूस किया, प्यार, भरोसा और हिम्मत, यही असली ताकत है। शहनाइयाँ और ढोल अब मेरे लिए खाली शोर थे। मेरे लिए सिर्फ वही आवाज़ मायने रखती थी, अनम की आवाज़, उसके दिल की धड़कन। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा, तो मुझे समझ आया सभी डर, जख्म और धोखे खत्म हो गए थे। हम दोनों ने धीरे धीरे स्टेज से नीचे कदम रखा। भीड़ की चुगलियों, घबराहट के बीच मेरी दुनिया सिर्फ अनम बन गई थी। और मुझे पहली बार यकीन हुआ, हम किसी भी झूठ, किसी भी जुल्म और किसी भी डर से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। बस साथ रहना होगा। मैंने अनम को अपने पीछे कर लिया। उसका कांपता हुआ हाथ मेरी कलाई से चिपका हुआ था, जैसे अगर छोड़ा तो वो फिर अंधेरे में खिंच जाएगी। मेरी आंखें अब नम नहीं थी, उनमें आग थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीधा अपनी माँ की तरफ देखा। वही माँ जिसके सामने मैंने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की थी। वही माँ जिनके झूठ को मैंने ममता समझकर पी लिया था। माँ, मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि पूरा घर सुन हो गया। आज सच बोलोगी या अब भी कोई कहानी बनानी है? उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनके होठ कांप रहे थे।
आंखें इधर उधर भागने लगी। क्या बकवास कर रहा है परवेज, ये औरत पागल है, इसने तुझे बहका दिया। मैं हंसा, पहली बार कड़वी हंसी। मैंने सबके सामने उस कोठरी की तरफ इशारा किया। वहां उसी अंधेर में मेरी बीवी को जिंदा दफन किया गया था। भीड़ में खलबली मच गई। औरतों के मुंह से चीख निकली। मेरा बाप जो अब तक शर्म से सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने पहली बार सर उठाया। मैंने अनम को आगे किया। उसकी कमजोर आवाज कांप रही थी, लेकिन सच मजबूत था। मैं भागी नहीं थी, मुझे बांध दिया गया था, भूखा रखा गया, मारा गया ताकि मैं मर जाऊं और ये शादी हो सके। मैंने देखा मेरी माँ की टांगें जवाब दे रही थी। मैं आगे बढ़ा। अब मैं बेटा नहीं था, मैं इंसाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आई माँ? जिस औरत को मैं अपनी जान मानता था, उसी को तुमने जानवरों की तरह कैद किया। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की कि मैंने ये सब तेरे लिए किया, खानदान की इज्जत के लिए। मेरी आंखें लाल हो गईं। इज्जत? वो इज्जत जिस इज्जत के लिए एक औरत को जिंदा लाश बना दिया जाए। माँ, वो इज्जत नहीं, गुनाह होती है। मैंने दरवाजे की तरफ आवाज दी, अब बाहर आइए। और तभी गांव के सरपंच और 2 पुलिस वाले अंदर आए। पूरा मामला, कोठरी, जंजीरें, भूख, मारपीट, सब पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। मेरी माँ जमीन पर बैठ गई। पहली बार उन्हें डर लगा। मैंने अनम का हाथ मजबूती से पकड़ा। आज के बाद मेरा रिश्ता तुमसे खत्म। तुम मेरी माँ हो सकती हो, पर मेरी दुनिया नहीं। फिर पुलिस उन्हें ले गई। घर में सन्नाटा था। शादी का माहौल टूट चुका था। शहनाइयाँ खामोश थीं। मैंने अनम को अपनी बाहों में लिया। अब कोई छुएगा नहीं, अब कोई कैद नहीं करेगा, अब सिर्फ जिंदगी होगी। तभी वो रोई और मैं भी, लेकिन ये रोना हार का नहीं था, ये इंसाफ के बाद की सांस थी। मैंने अनम को अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेहमान, रिश्तेदार सब चौंक गए थे। जो लोग कल तक हमारी शादी की तैयारियों में लगे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ डर और शर्म थी। मैंने आवाज उठाई, कड़क और ठोस, गांव वालों, जो कुछ भी हुआ आप सबको पता है। जो अपनी इज्जत बचाने के लिए औरत को कैद करता है, वो अपनी इज्जत को कभी नहीं बचा सकता। गांव के लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे, सर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि सच अब उनके सामने था। मैंने अनम का हाथ मजबूती से पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मैं ये तय कर रहा था, अब कोई भी हमें हमारे प्यार से अलग नहीं कर सकता। गांव के चौपाल में लोग फुसफुसा रहे थे कि देखो, परवेज अभी भी अपनी बीवी के साथ खड़ा है। कौन कहता है परदेसी बीवी संभाल नहीं सकता? मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरी दुनिया अब सिर्फ अनम में ही थी। जो कुछ भी बीत चुका था, भूख, जुल्म, धोखा, उसका बदला अब मैं अपनी जिंदगी में ले चुका था। अनम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ राहत और प्यार था। परवेज, अब सब खत्म हो गया है ना? मैंने उसे गले लगाया और धीरे से कहा कि हाँ, अब सब खत्म हो गया। और मैं वादा करता हूँ, अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब सिर्फ प्यार होगा और हमारी दुनिया। हमने धीरे धीरे घर से कदम बाहर रखा। माँ पुलिस के साथ थी। गांव वालों ने उनके ऊपर तीखी निगाहें डाली। उनकी वो ताकत जो कभी मेरे और अनम के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, अब बिखर चुकी थी। रास्ते भर में और अनम एक दूसरे का हाथ थामे रहे। हर कदम पर मैं महसूस कर रहा था कि हमारा प्यार सिर्फ जीत रहा है। जो भी झूठ था, जो भी डर था, सब कुछ पीछे छूट गया। और जब हम गांव के बाहर पहुंचे, सूरज की पहली किरण हमारे ऊपर पड़ी, तो मैंने पहली बार महसूस किया, हमारी जिंदगी अब सच में हमारी है। कहीं भी डर नहीं, कहीं भी कोई डराने वाला नहीं है। अब सिर्फ प्यार, भरोसा और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अनम ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, अब बस तुम और मैं, और कोई दुनिया में हमारा मजा नहीं बिगाड़ सकता। उसने सर हिलाया और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये वही पल था जब मैंने महसूस किया कि जो प्यार सच्चा होता है, वो हर अंधेरे, हर धोखे और हर जुल्म को तोड़ देता है। मैंने ये सीखा है, प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। भरोसा और इज्जत उसके बिना कभी टिकती नहीं। जो लोग झूठ और डर के सहारे दूसरों को संभालने की कोशिश करते हैं, उनकी ताकत असली नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, किसी औरत के से इंसान को कैद करके, डराकर, दबाकर कभी खुशी या इज्जत नहीं बनाई जा सकती। जो खोया है वो दर्द देता है, लेकिन सच और साहस वही लाते हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। आज मैं समझ गया, प्यार में विश्वास जरूर होना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी भी उतनी ही जरूरी है। और अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, तो खुद को कमजोर मत समझो। सच्चाई सामने लाओ, लड़ो और अपनी दुनिया वापस लो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए होती है, डरने के लिए नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।